इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ, जिसमें मैथ्स सिखाएंगे राकेश यादव सर, इंग्लिश को आसान बनाएंगे सत्येंद्र सर और रीजनिंग में मास्टरी दिलाएंगे पीयूष वर्ष्णे सर। 27 जनवरी से ये बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसकी फीस सिर्फ 999 रुपए है। तो अभी एनरोल करने के लिए अभी डाउनलोड करें करियरविल ऐप। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपसे बिल्कुल ठीक होंगे। क्लास लेने के लिए आपसे बिल्कुल तैयार होंगे। फटाफट से बता दीजिए कौन कौन बच्चा क्लास में आ चुका है। उज्जवल, सृष्टि, चलिए अब कमेंटों की स्पीड बढ़िया, पढ़ने में मजा भी आएगा। कि यहाँ खुशी है, अवंतिका है, काची चौधरी, प्रतिमा ठाकुर है, खुशी है, सृष्टि है, दीपांशु है, उज्जवल है, कश्यप साहब है, ये देविका है, अवंतिका है, दीपक है, शिवम है, पूनम है, मुदगल है, मधु है, कोशावत है, ठीक है, पूनम मेघवाल है, ठीक है, विशाल शर्मा है, आयुषी है, तान्या है, अवंतिका है, मिश्रा है, ठीक है, मलिक है, सुमित राव, अनुज गुज्जर, ठीक है, और भी बहुत सारे बच्चे क्लास में आए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कैसे हो आप लोग? देखो ये तो चलता रहेगा। आप ये बताइए आप कैसे हैं? आपका ठीक रहना बहुत जरूरी है। तो आप मुझे बताइए कि आप ठीक हैं, मजे आ रहा है, फुल खुल के खेल पा रहे हो? मैं कैसा हूं? मैं बिल्कुल ठीक हूं। आप लोगों का जो समर्थन है वो हमेशा मेरे साथ रहा है, तो हाँ जी मैं खुश हूं। मैं बिल्कुल ठीक हूं। आगे बढ़ते हैं। ये आपका टॉपिक है जो हमने स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में, और इसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो इसमें यूनियन टेरिटरी को हम कंप्लीट कर रहे थे। जो यूनियन टेरिटरीज होती है उनके बारे में हम बात कर रहे थे। संघ राज्य क्षेत्र, यह हम राज्यों का निर्माण कर चुके थे। अब हम बात कर लेते हैं भारत में वर्तमान में जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनके बारे में। वर्तमान में जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनके बारे में बात कर रहे थे। स्टार्ट करें? चलो स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल लीजिए, भारत में वर्तमान में यूनियन टेरिटरीज। भारत में वर्तमान में यूनियन टेरिटरीज, वर्तमान में यूनियन टेरिटरीज। केंद्र शासित प्रदेश जो भारत में वर्तमान में आपको देखने को मिलते हैं। भारत में वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश, वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। कि कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश आपको भारत में देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, चलो अब बात को बहुत ध्यानपूर्वक यहां पे समझने की कोशिश करना। बात को बहुत ध्यानपूर्वक यहां पर समझने की कोशिश करना कि कैसे यहां पे सब कुछ चलने वाला है। बताइए सर। बाबू बात यहां कुछ इस प्रकार से है कि वर्तमान में जो यूटीज हैं उनके बारे में अगर हम बात करें तो कैसे काम कर पाती हैं, कैसे काम कर पाती हैं वो समझिए। बताइए सर। सर वर्तमान में आपको देखने को मिलते हैं भारत के अंदर 8 यूटियां हैं टोटल। 8 यूटीज हैं टोटल, 8 टोटल है। जैसे अगर मैं आपको यहां मैप बना दूं इंडिया का, और इस मैप के ऊपर अगर मैं उनका चित्रण करूं तो समझिएगा कि मान के चलिए यह मैंने बना दिया आपका भारत का मैप। ठीक है, ये बना दिया मैंने भारत का मैप। मैप ऑफ इंडिया बन गया जी हाँ। अब इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। ठीक है, चलिए। अब बेटा यहां पे आपको देखने को मिलती है पहले 8 यूटी। समझिए कौन कौन सी है। सर सबसे पहले आप देखेंगे दिल्ली, फिर देखेंगे पुदुचेरी, दिल्ली है, पुदुचेरी है। उसके बाद आपको देखने को मिलती है चंडीगढ़, चंडीगढ़ आपको देखने को मिलती है। फिर उसके बाद आपको देखने को मिलता है जी दमन दीव प्लस दादर नगर, फिर लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, फिर लद्दाख और फिर जम्मू एंड कश्मीर, कश्मीर और फिर लद्दाख। तो आपको देखने को मिल गए बच्चे, ये यहां पे आपको देखने को मिल जाते हैं। अब बड़ी बात क्या होगी कि सर कोई भी अगर यूटी बनाया जाता है उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, किसी भी क्षेत्र को यूटी आप क्यों बनाते हैं, या अगर सर इसमें यूटी बता दीजिए कौन कौन सी यूटी आपको कहां कहां देखने को मिल रही है। देखो कोई भी यूटी मुझे कहां देखने को मिल रही है। सबसे पहले ये जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये जम्मू कश्मीर को इंगित करता है। किसको इंगित करता है सर? ये जम्मू कश्मीर को इंगित करता है। ये वाला लद्दाख को इंगित करता है। ये वाला क्षेत्र एक जम्मू कश्मीर को इंगित कर रहा है, एक लद्दाख को।
ठीक है, क्लियर है, बात समझ पाए आप? हाँ सर, यहां तो बात समझ पाए, ठीक है, यहां तो हम बात को समझ पाए। यहां आपका हिमाचल है ना, इसलिए छोड़ दिया थोड़ा। इसके बाद आपको दिल्ली कहां देखे, यहां आपको चंडीगढ़ देखने को मिलता है। चंडीगढ़ कहां? चंडीगढ़ आपको यहां देखने को मिलता है। चंडीगढ़ के लिए ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट हमने बना दिया, ये चंडीगढ़ आपको यहां देखने को मिलता है। ठीक है, यहां आपको दिल्ली देखने को मिलता है, यहां दिल्ली आपको देखने को मिलता है। यहां आपको दादर नगर देखने को मिलता है। यहां आपको अंडमान निकोबार आपको देखने को मिलता है। यहां आपको लक्षद्वीप देखने को मिलता है। और यहां पुडुचेरी देखने को मिलता है। पुडुचेरी का जो कम्युनिकेशन है वो बड़ा ही अलग है, उसके बारे में मैं बात करूंगा, कैसे बनता है पुडुचेरी। पहले सबसे पहले आपको यह बात समझनी होगी कि वर्तमान में जो यूटीज बनाए जाते हैं वो किन बेसिस पर बनाए जाते हैं। कोई भी क्षेत्र यूटी क्यों बनता है? वाई एनी एरिया बिकेम यूटी। कोई भी क्षेत्र है तो उसको यूटी क्यों ही बनाया जाता है? अब है, इसके बारे में याद रखना होगा। यूटी बनाए जाने का कारण, बनाए जाने का कारण, बनाए जाने का कारण, ठीक है। रीजन, वाई रीजन देखते हैं, ठीक है, चलिए। रीजंस ऑफ यूटी, रीजंस ऑफ यूटी, रीजंस ऑफ यूटी हम देखने को मिलने वाला है कि रीजंस क्या है यूटी का। देखो, अगर मैं यहां पर बात करूं, शुरुआत की बात है, डॉक्टर गॉडगिल नाम का एक फॉर्मूला आया था। शुरुआत में एक फॉर्मूला आया था जिसको बोलते थे डॉक्टर गॉडगिल फॉर्मूला। केंद्रशासित प्रदेशों के संबंध में शुरुआत में एक फॉर्मूला आया था, डॉक्टर गॉडगिल फॉर्मूला, जो एक राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए आया था। डॉक्टर गॉडगिल फॉर्मूला, ये किस लिए आया था? एक राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए। विशेष राज्य का दर्जा, किसी क्षेत्र को विशेष राज्य का दर्जा मिलना, किसी क्षेत्र को विशेष राज्य का दर्जा देना, विशेष राज्य का दर्जा देना, राज्य का दर्जा, किसी भी क्षेत्र को विशेष राज्य का दर्जा जो है वो इसी के थ्रू दिया जाता था। ठीक है, तो इसमें जो एरिया होता था या कुछ भी होता था उसके बारे में हम बात करने वाले थे। बताइए, कई सारे पॉइंटर्स आपके हो सकते हैं। जैसे पहला ही पॉइंटर क्या था? पहला ही पॉइंटर क्या था कि जैसे विशेष भौगोलिक स्थिति होनी चाहिए, विशेष भौगोलिक स्थिति होनी चाहिए, विशेष भौगोलिक स्थिति, स्पेशल ज्योग्राफिक कंडीशन होनी चाहिए, स्पेशल ज्योग्राफिक कंडीशन होनी चाहिए, स्पेशल ज्योग्राफिक कंडीशन, ज्योग्राफिक कंडीशन होनी चाहिए कि जो ज्योग्राफिक कंडीशन है, भौगोलिक स्थिति है, वो एकदम विशेष होनी चाहिए। ठीक है जी हाँ। दूसरा, ये देश की एकता व अखंडता से संबंधित हो। या तो ये हो भौगोलिक स्थिति बहुत अजीब हो, या फिर देश की सुरक्षा संबंधी मामला हो, सुरक्षा संबंधी मामला हो, संबंधी मामला, देश की सुरक्षा संबंधी मामला होना चाहिए। ठीक है, मैटर ऑफ नेशन सिक्योरिटी, मैटर ऑफ नेशन सिक्योरिटी, नेशन सिक्योरिटी। तो नेशन सिक्योरिटी मैटर यहां पे देखने को मिलता है कि नेशन सिक्योरिटी का कोई मामला होना चाहिए। क्लियर है? तो ज्योग्राफिक कंडीशन होनी चाहिए, स्पेशल ज्योग्राफिक कंडीशन, मैटर ऑफ नेशन सिक्योरिटी होना चाहिए, या फिर वो जो एरिया है वो डिस्प्यूटेड हो, विवादित भूमि हो, या फिर विवादित भूमि हो, विवादित भूमि, विवादित भूमि हो, डिस्प्यूटेड लैंड हो। विवादित का मतलब यह डिस्प्यूटेड लैंड हो, डिस्प्यूटेड लैंड हो। या चौथा पॉइंट होता है कि दूरस्थ स्थित हो, दूरस्थ स्थित हो, रिमोट लोकेशन पर हो, दूरस्थ स्थित हो, दूरस्थ स्थित हो, दूरस्थ स्थित हो। दूरस्थ स्थित का मतलब है कि रिमोट लोकेशन पर एस्टैब्लिश होना चाहिए, रिमोट लोकेशन में होना चाहिए, रिमोट लोकेशन में होना चाहिए। दूरस्थ स्थित यानी रिमोट लोकेशन में उसको होना चाहिए। तो ये शुरुआती तौर का जो है माहौल था जब डॉक्टर गॉडगिल फॉर्मूले को यूज किया जाता था किसी क्षेत्र को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए। ठीक है, इसका मतलब क्या था? स्पेशल स्टेटस टू स्टेट। डॉक्टर गॉडगिल फॉर्मूला, स्पेशल स्टेटस टू स्टेट, स्पेशल स्टेटस टू स्टेट, इसके लिए इसको यूज किया जाता था। बाद में बात आई समझ। आगे चलकर किसी भी राज्य को विशेष दर्जा देने से कर दी गई मनाही कि कोई भी राज्य को अपन विशेष दर्जा नहीं देने वाले हैं।
इस वजह से यही जो फॉर्मुलेज हैं बाद में चल के यही किसी को यूटी बनाने के लिए काम आए। बाद में चल के यही जो 4 पॉइंटर्स है ना, यही 4 पॉइंटर्स, मतलब यही 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 यही यूज हुए। 0.1, 0.2, 0.3 और 0.4 बाद में यही चारों को यूज किया गया जिससे कि किसी भी राज्य को यूटी बनाया जाए। अब जैसे यहां पर समझेंगे आप, ये आपने फॉर्मूले देखे, हाँ, ये विशेष राज्य की स्थिति के बारे में चर्चा की। अब जैसे आपने दिल्ली को देखा, तो दिल्ली यूटी क्यों बना है? दिल्ली यूटी क्यों बना, खुद बताओ। सर, दिल्ली देश की सुरक्षा संबंधी मामला है, दिल्ली राजधानी है, तो उस देश की सुरक्षा का सारा जिम्मा यहां पर है। तो देश की सुरक्षा के कारण, देश की सुरक्षा, मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, ये बना है देश की सुरक्षा के कारण, क्योंकि ये देश की राजधानी के समीपवर्ती है, क्योंकि है देश की राजधानी के समीपवर्ती है, राजधानी के समीपवर्ती है, समीपवर्ती है, इसलिए ऐसा किया गया है। क्यों? क्योंकि बाबू मैंने बताया समीपवर्ती है, इसलिए, है ना। पुदुचेरी क्यों बना है? सर, पुदुचेरी तो यहां है। अच्छा, पुदुचेरी की ज्योग्राफी अगर आप देख लोगे तो आपको पता लग जाएगा पुदुचेरी क्यों बना है। पुदुचेरी की ज्योग्राफी आप देखना, यहां आपको एक एरिया देखने को मिलता है, दैट इज तमिलनाडु, सॉरी, यहां आपको केरला देखने को मिलता है, केरल, यहां आपको तमिलनाडु देखने को मिलता है, तमिलनाडु, यहां देखने को मिलता है आपको आंध्र प्रदेश, ऐसे आंध्रा। तो ये तो हो जाता है, आंध्रा को ज्यादा बड़ा बना दिया, इतना भी नहीं बनाना था। ये आंध्रा आपको यहां देखने को मिलता है, ये आंध्रा, ये हो गया आंध्रा, हाँ, ये तमिलनाडु, हाँ, ये केरल। इन तीनों को अलग अलग कलर देते हैं, तगड़े लेवल पे समझेंगे आज आप। आंध्रा, केरल और तमिलनाडु, तीनों अलग अलग पॉइंटर्स दिखाई देंगे। हाँ, अब इसमें क्या है ना बाबू, इसमें जो एरिया आपको देखने को मिल रहा था वो एरिया कुछ इस तरीके से था कि एक पॉइंट यहां पे था, एक यहां पे था, एक पॉइंट यहां पे था, एक पॉइंट यहां पे था, ठीक है, एक पॉइंट यहां पे था। इसको जूम करना पड़ेगा मुझे ताकि मैं आसानी से बता पाऊं। अब यहां पे समझना, यहां एक बिंदु था केरल के अंदर था, उसका नाम क्या था? केरल के अंदर उसका नाम था क्या बोला? माहे, ठीक है, माहे, माहे नाम का क्षेत्र आपको यहां देखने को मिलता था, माहे। आंध्रा में एक पॉइंट देखने को मिलता था जिसका नाम था यवन, यवन। 2 पॉइंट आपको यहां देखने को मिलते थे, एक था पुदुचेरी जो कैपिटल था, और बाकी एक और था जिसका नाम था कराईकल, कराईकल। तो कहने की बात यह है बाबू, कहने की बात यह है कि चारों जो आपको देखने को मिल रहा है, चारों, ये माहे, माहे, यवन, पुदुचेरी और कराईकल, ये 4 डिस्ट्रिक्ट हैं जो पुदुचेरी के हैं, 4 डिस्ट्रिक्ट हैं जो पुदुचेरी के हैं। और उसी आधार पर आप इस बात को समझ पाएंगे कि इसी वजह से इसकी जो ज्योग्राफी है वो बड़ी स्पेशल हो गई। और क्योंकि इसकी ज्योग्राफी बहुत स्पेशल हो गई तो इसको क्या बना दिया गया बाबू? इसको फिर यूटी बना दिया गया। तो पुदुचेरी को यूटी बनाए जाने का कारण आपको शायद पता लगा होगा कि इसको यूटी क्यों बनाया है, इसकी विशेष स्थिति के कारण, ठीक है, स्पेसिफिक ज्योग्राफी के कारण। चंडीगढ़ क्यों बनाया? क्योंकि विवादित भूमि है, चंडीगढ़ विवादित थी। चंडीगढ़ आपको देखने को मिलता है यहां, चंडीगढ़ विवादित है क्योंकि पंजाब और हरियाणा दोनों इस पर कब्जा करना चाहते हैं, पंजाब भी चाहता है और हरियाणा भी, इस वजह से डिस्प्यूटेड हो गई, इस वजह से इसको यूटी बनाया। दमन दीव जो है इसकी ज्योग्राफी बहुत विशेष है, ये दमन दीव है, दमन दीव, और दादर नगर यहां पर है, दादर नगर और दादर नगर, इनको इसलिए बना दिया गया ऐसे क्योंकि इनकी भी ज्योग्राफी बहुत विशेष है, विशेष ज्योग्राफी। लक्षद्वीप दूरस्थ क्षेत्र है, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार दूरस्थ है, ये दूरस्थ हैं, क्या है? दूरस्थ हैं, यानी रिमोट लोकेशन पर है, रिमोट एरियाज में है बाबू, ये रिमोट एरियाज में। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को क्यों बनाया गया? इसको देश की सुरक्षा के लिए, नेशन सिक्योरिटी के कारण, क्योंकि चाइना यहां पर कब्जा कर ले रहा है, इस वजह से नेशन सिक्योरिटी की वजह से इसको यहां पर ऐसे किया गया। क्या आप समझ पाए? ठीक है, चलो, अगर आप समझ पाए हैं तो फटाफट तरीके से बताइए कि सर ये इस तरीके से आपको समझना होता है, ऐसे आपके यूटीज बने हैं। और अगर आप यूटी समझ पाए हैं तो अगली हेडिंग आप डालेंगे आज की क्लास में नागरिकता की,
बताओ। सर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में कैसे हो गया, अलग अलग राज्य में कैसे हो गया अलग अलग डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये बाबू, क्योंकि यहां पर जो जो ऐसे क्षेत्र हैं जो पुदुचेरी के अंदर शामिल हो रहे हैं, ये वो क्षेत्र हैं जो एक समय पे फ्रांस, ब्रिटिशर्स, इनके अधीन रहा एरिया है। तो जो जो सेम कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं वो इसमें शामिल किए गए हैं। ठीक है, बताइए समझ में। लो भाई, नेट इसको फटाफट से नोट करिए और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, माहे यवन कराईकल और पुदुचेरी। पुदुचेरी कैपिटल है। जम्मू एंड कश्मीर का रीजन क्या, नेशन सिक्योरिटी, देश की सुरक्षा संबंधी मामला है। रिमोट एरिया क्या होता है, जो बहुत दूर स्थित होता है। रिमोट एरिया वो होता है जो दूरस्थ क्षेत्र होता है, जहां डायरेक्टली लैंड कनेक्ट नहीं होती, जो डायरेक्टली भूमि से कनेक्ट नहीं होता। ठीक है, चलो। इंसान रहते हैं भाई इनमें, समझ आ गया, बहुत बढ़िया मिश्रा जी। दादर और नगर हवेली, बेटा दादर और नगर हवेली यहां है, ये भी ज्योग्राफिकल कंडीशन है इनकी, इसकी ज्योग्राफी बहुत अलग है। ठीक है, चलो चलो, ओके आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आपका संविधान का जो पहला पार्ट है वो होता है कंप्लीट। यहां आपके संविधान के पहले पार्ट को माना जाता है कंप्लीट। या आपके संविधान के पहले पार्ट के रिलेटेड जितनी भी बातें थी वो आपको यहां पर मैं कर चुका हूं। अब हम आगे बढ़ते हैं, संविधान के दूसरे भाग के बारे में बातें करते हैं। अब हम संविधान के दूसरे भाग के बारे में बातें करते हैं। ठीक है, चलो तो हेडिंग डालेंगे संविधान के दूसरे भाग के बारे में बातें। तो सेकंड पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम यहां से स्टार्ट करने वाले हैं। संविधान के दूसरे भाग के बारे में बातें हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। फटाफट से नोट करने की शुरुआत कीजिए। नागरिकता, संविधान का पार्ट टू यहां से स्टार्ट होता है, जिसका मतलब ही होता है नागरिकता। नागरिकता अर्थात सिटीजनशिप। सिटीजनशिप आपको देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। सिटीजनशिप, सिटीजनशिप पहली बात तो क्या होता है, सिटीजनशिप का मतलब क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। अगर आपने पढ़ी है परिभाषा तो मुझे बताइए कि क्या परिभाषा है इसकी। डेफिनेशन क्या है सिटीजनशिप की, डेफिनेशन क्या है सिटीजनशिप की, नागरिकता में बताइए। ठीक है, चलो, ठीक है चलो। दूसरा, सिटीजनशिप के बारे में अगर हम बात करें तो सिटीजनशिप संविधान में कहां प्रदर्शित की गई, संविधान में कहां है, इसकी संवैधानिक संवैधानिक स्थिति इसकी कैसी है, स्थिति कैसी है, संवैधानिक लिखा जाता है। संवैधानिक स्थिति कैसी है, संवैधानिक स्थिति कैसी है, स्थिति कैसी है। तो दोनों चीजों के बारे में हमें देखना पड़ेगा। पहली बात यह है बाबू कि इसके बारे में हमें समझना होगा इसकी डेफिनेशन क्या है। कहीं पे रहने को हम संविधान की नागरिकता कह सकते हैं, जैसे आप हो, आप इंडिया में रह रहे हो तो यानी इंडियन नागरिक हो गए, बस इतना ही। कोई ऐसा पर्सन जो किसी कंट्री या रीजन से बिलोंग करता है, दैट इज सिटीजनशिप। ओके, ऐसा नहीं है। बट अगर आपको नहीं पता है कि विदेश के जो लोग होते हैं वो भी भारत में आके आसानी से निवास कर सकते हैं, उनसे भी कोई मना नहीं करेगा कि आप भारत से भाग जाओ, ये कर दो, हाथ छोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे कोई कुछ नहीं कहेगा उनसे। आदमी इंडिया का हो तो सिटीजन होगा, नहीं होता ऐसा कोई भी मतलब। देखो, आज इसकी डेफिनेशन बहुत प्यार से बता रहा हूं और इस प्यार से डेफिनेशन को समझ लेना। ये डेफिनेशन आपने आज से पहले सुनी ही नहीं होगी और बहुत ध्यान से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए। क्या है परिभाषा, एक देश या एक ऐसा अधिकार है, यह एक ऐसा अधिकार है, यह एक ऐसा अधिकार है
अधिकार है जो किसी देश में स्थायी तौर पर रह रहे नागरिक को प्राप्त होता है जिससे वह अतिरिक्त अधिकारों के लिए अधिकारों की प्राप्ति के लिए ठीक है रेडी हो जाता है, कह सकते हैं आप। ठीक है, अतिरिक्त अधिकारों की प्राप्ति के लिए रेडी हो जाता है, या के लिए आप कह सकते हैं कि एलिजिबल हो सकता है। ठीक है, चलिए, योग्य हो जाता है। यह है बेटा इसकी एक्चुअल डेफिनेशन। नागरिकता वास्तविकता में एक अधिकार है। अगर आपको यह मिला तो आपको कुछ अन्य अधिकार भी मिलेंगे। समझ में आई बात? तो जैसा मैंने बताया, दिस इज अ स्पेशल राइट विच make oneself या फिर which make one person eligible for specific rights or specific additional rights within a nation. तो मैंने यहां क्या बताने की कोशिश की बेटा, ये इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन लिख दी, ये इसकी हिंदी में डेफिनेशन लिख दी। है क्या नागरिकता? ठीक है, चलिए बेटा, नागरिकता है एक अधिकार। अगर ये मिलेगा तो इसकी प्राप्ति से आपको अन्य अधिकार मिलेंगे। एक विशेष अधिकार है जिसकी प्राप्ति से अन्य अधिकार मिलते हैं। दिस इज कॉल्ड सिटीजनशिप, दैट्स ओनली थिंग। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसा अधिकार जिसकी प्राप्ति से अन्य अधिकार मिलते हैं। और डेफिनेशन है इसकी, एक ऐसा अधिकार जिसकी प्राप्ति से अन्य अधिकार मिलेंगे। उसे अन्य अधिकार मिलेंगे। ये होती है बाबू सिटीजनशिप। क्या होती है? ये होती है सिटीजनशिप। ठीक है, चलिए। सर, हमने सुना है कि संविधान में इसकी परिभाषा नहीं दी गई। जी नहीं, संविधान में इसके बारे में चर्चा नहीं की गई। परिभाषा तो किसी की नहीं दी गई, पर संविधान में नागरिकता के ऊपर चर्चा नहीं है। चर्चा की गई है 1955 के अधिनियम में। वो भी एक संवैधानिक तो नहीं, लेकिन वो विधिक जरूर है, कानूनी तौर पर सही है वो। अब संवैधानिक स्थिति की अगर मैं बात करूं संविधान के, और ये जो है ना नागरिक क्या होगा, ये दी गई है, परिभाषा दी गई है। संजना, आपने वो गलत सुना है। अब यहां समझिए, संवैधानिक स्थिति कॉन्स्टिट्यूशनल कंडीशन इसके क्या देखने को मिलती है? सिर्फ संविधान के भाग 2 में क्या हुआ है? हेलो। नहीं यार, एक इशू हो गया था यार, एक यहाँ पे और टेक्निकल स्टाफ हैं, तो इनको कुछ इशू हो गया था, कुछ फैमिली में कुछ इशू था इनके, तो इन्होंने किसी से कहा वहा होगा कि ये करना है वो करना है, तो इनको कुछ इशू हो गया है। तो फिर ये मेरे पास आए थे कि सर क्या हम ऐसे कर सकते हैं? तो मैंने कह दिया भाई तुम्हें अगर कुछ लगता है कि मैं कर सकता हूं तो बस आप मान लो वो हो जाएगा। बस ये था। तो
तो बड़ा सीरियस सा केस था इनका, इसलिए मुझे एकदम से जाना पड़ा। ठीक है, तो मैंने अभी तो बोल दिया कि हाँ ठीक है, मैं इस क्लास के बाद मैं करता हूँ, तब तक आप जो भी है वो प्रोसेस पूरा कीजिए। ठीक है, चीज़ें अंडर कंट्रोल है, नॉर्मल है। ठीक है, संविधान के भाग 2 में आप देखिएगा, संविधान के भाग 2 में आर्टिकल 5 से लेके 11 तक आपको ये देखने को मिलता है। 5 से लेके 11 तक इसका विवरण आपको देखने को मिलता है, इसका विवरण आपको देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखना। अब वो भी कैसे डिवाइड किया गया है संविधान में, 5 से लेकर 5, 6, 7 और 8, ये वो आर्टिकल हैं जो प्रारंभिक या प्रारंभ में, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता को दर्शाते हैं। ठीक है, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, प्रारंभ में नागरिकता को दर्शाते हैं, प्रारंभ के प्रावधान, ये इनिशियल प्रोविजंस हैं, दीज आर इनिशियल प्रोविजंस। ये इनिशियल प्रोविजंस हैं जो आपको यहां देखने को मिलते हैं। 9, 10, 11 आपको जो देखने को मिलते हैं, 9, 10, 11, 9, 10, 11, 10 और 11, ये आपको जो देखने को मिलते हैं, ये मिलते हैं विशेष प्रावधान। ये विशेष प्रावधान के तौर पर देखने को मिलते हैं, विशेष प्रावधान, विशेष प्रावधान देखने को मिलते हैं, स्पेशल प्रोविजंस हैं। स्पेशल प्रोविजन के तौर पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं बच्चे, थोड़ी सी बात और, कि जैसे भारत के अंदर नागरिकता है, तो भारत की नागरिकता के प्रावधान किस देश से लिए गए हैं? तो भारत की नागरिकता के प्रावधान ब्रिटेन से लिए गए हैं। यह स्टेटमेंट है, भारत की नागरिकता के प्रावधान ब्रिटेन से लिए गए हैं। भारत की नागरिकता के प्रावधान, भारत की नागरिकता के प्रावधान, नागरिकता के प्रावधान भारत की नागरिकता के प्रावधान ब्रिटेन से लिए गए हैं। भारत की नागरिकता के प्रावधान बेटा कहां से लिए गए? प्रावधान ब्रिटेन से लिए गए हैं। कहां से? ब्रिटेन से लिए गए, ब्रिटेन से लिए गए हैं। प्रोविजंस टेकन फ्रॉम विच कंट्री? प्रोविजंस टेकन फ्रॉम विच कंट्री? टेकन फ्रॉम ब्रिटेन। और ये एकल नागरिकता है बेसिकली, और ये कैसी नागरिकता है? ये एकल नागरिकता को दर्शाते हैं। ठीक है, चलो, ये एकल नागरिकता को दर्शाते हैं। ये कैसा दर्शाते हैं बेटा? एकल नागरिकता। प्रवृत्ति कैसी है भारत में? नागरिकता की प्रवृत्ति कैसी है? एकल। नागरिकता की प्रवृत्ति कैसी है? नागरिकता की प्रवृत्ति कैसी है? नेचर ऑफ सिटीजनशिप कैसी है? नेचर ऑफ सिटीजनशिप कैसी है? नेचर ऑफ सिटीजनशिप आपको देखने को मिलती है सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता। सिटीजनशिप आपको देखने को मिलती है, वो कैसी होती है बेटा? एकल नागरिकता होती है, एकल नागरिकता। और भारत में एकल नागरिकता का होना ही हमने ब्रिटेन से लिया है। एकल नागरिकता का होना ही हमने ब्रिटेन से लिया है। अब बात आती है कि सर फिर दोहरी नागरिकता क्या होती है, उसके बारे में हम बात क्या करते हैं। सिंगल सिटीजनशिप और डुअल सिटीजनशिप में डिफरेंस क्या है? एक बच्चा पूछ रहा है, आयुषी यादव। अब आयुषी ने पूछा है, अब तो मना नहीं कर सकते। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं। मैं पढ़ाता ही वैसे भी, तो इसमें आप हेडिंग डालेंगे एकल नागरिकता और दोहरी नागरिकता में परिवर्तन। ठीक है, हेडिंग डालिए। ठीक है, उसमें थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखना पड़ेगा एकल नागरिकता और दोहरी नागरिकता में। जो दिक्कत है या कोई भी प्रावधान है, चेंज क्या है, वो देखते हैं। यस, क्या हुआ था टेक्निकल स्टाफ को? अरे वो टेक्निकल स्टाफ जो है ना, इनका कोई, जो इनके फैमिली में से कोई हॉस्पिटल में था, तो उन्होंने अपने किसी दोस्त वगैरह को वहां जाने के लिए, कुछ संभालने के लिए बोला था, लेकिन शायद वो पहुंच नहीं पाया। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं भाई, आराम से देखिए, संभालिए, कोई बात हो तो करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
जितना मैंने उनसे कहा कि भाई तुम्हें अगर दिख रहा है कि ऐसा मैं कर सकता हूं तो बस हो जाएगा। ठीक है, चलिए। सर आयुष पूछता तो मना कर सकते नहीं, अगर आयुष पूछता ना तो ये चीज छोड़ के पहले मैं वो पूरा कराता। पुरुषों के लिए हमारे समाज में प्लस यहां पर मैं तो काफी उपबंध बना के रखता हूं कि हाँ भाई लड़कों को भी मतलब बराबर दृष्टि से ही देखना चाहिए, मैं तो ये चीज पूरा प्रावधान रखता हूं। ठीक है, चलिए। हमारी क्लास में सब बराबर है भाई, मेरी क्लास में। ठीक है, यहां किसी के लिए विशेष प्रावधान नहीं है, सभी बराबर हैं हमारी क्लास में, सभी के लिए कोई इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सब बराबर है भाई, समझ गए। अब हेडिंग डालेंगे, एकल नागरिकता व दोहरी नागरिकता में जो है अंतर क्या है। एकल व दोहरी नागरिकता में अंतर, एकल नागरिकता व दोहरी नागरिकता में अंतर, दोहरी नागरिकता में अंतर, नागरिकता में अंतर, दोहरी नागरिकता में अंतर, एकल नागरिकता व दोहरी नागरिकता में अंतर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, समझिए फटाफट से। इसको बोल सकते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन सिंगल एंड डुअल सिटीजनशिप। ठीक है, इसके बीच डिस्टिंग्विश कर लेते हैं। ठीक है, डिस्टिंग्विश कर देते हैं फटाफट। देखो, अगर हम बात करें कोई एकल नागरिकता है, एकल नागरिकता है, एकल नागरिकता में क्या होता है, सिंगल सिटीजनशिप में क्या होता है, शिप में क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी हिस्से में निवास करे लेकिन वो रहेगा भारतीय नागरिक ही। कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी हिस्से में निवास करे, कोई भी व्यक्ति भारत के किसी भी हिस्से में निवास करें, किसी भी हिस्से में निवास करें, भारत के किसी भी हिस्से में निवास करे, वह भारतीय नागरिक होगा, वह भारतीय नागरिक होगा, भारतीय नागरिक होगा। तो कोई भी व्यक्ति भारत के किसी भी हिस्से में निवास करेगा तो वो क्या होगा, भारतीय नागरिक होगा। यादव जी देखिए फटाफट से। ठीक है, अ पर्सन रिजाइडिंग इन एनी पार्ट of India will be considered Indian citizen, will be considered Indian citizen, वो इंडियन सिटीजन कंसिडर होगा। ठीक है, चलिए क्लियर बात है जी। हाँ, ये एकल नागरिकता होती है। उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, जैसे इंडिया, ब्रिटेन, इंडिया हुआ, ब्रिटेन हुआ, या फ्रांस हुआ, रशिया हुआ। आप इसके किसी भी हिस्से में निवास करो, आप व्लादिवोस्टॉक यानी रशिया का एक जगह है, व्लादिवोस्टॉक में है, कैलिनिनग्रेड में है, वो वहां के एरियाज हैं, तो आप कहीं पर भी रहेंगे आप रशिया के नागरिक ही। आप इंडिया में, हरियाणा में रहिए, राजस्थान में रहिए, उत्तर प्रदेश में रहिए, बिहार में रहिए, कहीं भी रहिए, कहलाएंगे आप भारतीय नागरिक ही। तो कहने की बात यही है कि आप इंडिया के किसी भी कोने में रहेंगे आप भारतीय नागरिक ही होंगे। आपके पास एक ही नागरिकता होगी, भारत की नागरिकता। हिमांशु यादव फटाफट बेटा इसको समझिए। सेकंड हम बात करते हैं दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता इसमें क्या होता है, देश के जिस हिस्से में आप निवास करेंगे आपके पास वहां की नागरिकता और देश की नागरिकता दोनों होंगी। देश के जिस हिस्से में निवास करेंगे, वहां की नागरिकता प्लस देश की नागरिकता, वहां की नागरिकता प्लस देश की नागरिकता, देश की नागरिकता। तो यहां पे आपको देखने को मिलता है। तो कहने की बात यह हुई,
अ पर्सन हैविंग टू सिटीजनशिप, पर्सन हैविंग टू सिटीजनशिप, a person having two citizenship, a person having two citizenship, ठीक है, residing state and nation, residing state and nation। तो इस प्रकार से दो सिटीजनशिप अगर यहां मिल रही है, रिजाइडिंग स्टेट की और एक दूसरी जो मिल रही है नेशन में। और संघीय देशों में जो नागरिकता होती है वो दोहरी होती है, और संघीय देशों की विशेषता यही है, संघीय देशों में दोहरी नागरिकता है, देशों में यही है, संघीय देशों में यही है, ठीक है। दिस इज फीचर ऑफ फेडरल कंट्रीज, फीचर ऑफ फेडरल कंट्रीज, फेडरल कंट्रीज के अंदर ऐसा ही होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए कनाडा, यूएसए, अब कहने की बात क्या होगी, जैसे सर क्या भारत के अंदर हो सकती है क्या मतलब दोहरी नागरिकता? बेटा अगर भारत में दोहरी नागरिकता होगी इसका मतलब है कि जैसे मैं हूं उत्तर प्रदेश का नागरिक भी कहलाऊंगा और भारत का नागरिक भी कहलाऊंगा, तो ये दो नागरिकता हो गई। अच्छा, कई बार बच्चों को डाउट होता है कि सर दोहरी नागरिकता का मतलब है कि दो देशों की एक साथ नागरिकता, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप एक बार में दो देशों के नागरिक नहीं बन सकते, ये थोड़ा सा दिमाग में बिठा लेना। तो पदहस्त होना और पदमुक्ति होना, दोनों में क्या फर्क है? देखो, पदमुक्ति और पदहस्त, पदहस्त मेजरली होता है किसी के द्वारा जबरदस्ती हटाया जाना, वो पदमुक्ति पदहस्त करना होता है। पदमुक्ति का मतलब होता है कि उसमें हटाया भी जा सकता है, आप खुद भी हट सकते हैं, ठीक है। चलिए बेटा प्रस्तावना में कहा गया है, निशु जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर होगा प्रियम्बल। ये मेरे ख्याल से आप समझ पाए होंगे एकल नागरिकता दोहरी नागरिकता में डिफरेंस क्या है। और हम आगे बढ़ते हैं, इसके रिलेटेड आर्टिकल्स को पढ़ने का प्रयास करते हैं। स्विच ऑन द हेडिंग्स, आर्टिकल्स के बारे में ध्यान देते हैं। पहले बताइए नोट हो गया या नहीं, फटाफट। हाँ बेटा बिल्कुल, उसके बारे में आगे पता लगेगा आपको धीरे धीरे। आप पूछ रहे हैं कि जैसे कुछ बच्चों को डाउट आ रहा है, सर सीमा हैदर को कौन सी नागरिकता मिली है, तो बेटा सीमा क्या मत छेड़ो तुम, सीमा क्या मत छेड़ो, उसके बारे में आगे पता लगेगा। अब हम बात करते हैं इससे रिलेटेड आर्टिकल्स। तो सबसे पहले आप देखेंगे आर्टिकल 5, आर्टिकल 5 आप देखेंगे तो इसमें कहा गया संविधान की शुरुआत में नागरिकता, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, संविधान की शुरुआत में नागरिकता, संविधान की शुरुआत में नागरिकता, संविधान की शुरुआत में नागरिकता, नागरिकता, संविधान की शुरुआत में नागरिकता की बात करते हैं। सिटीजनशिप इन स्टार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सिटीजनशिप इन स्टार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इन स्टार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इन स्टार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सिटीजनशिप इन स्टार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। चलिए, तो संविधान की शुरुआत में नागरिकता के बारे में बात की गई है सिटीजनशिप के स्टार्ट में। तो संविधान की शुरुआत में नागरिकता कैसे आएगी? नागरिकता संविधान की शुरुआत में, बताइए जरा। तो मतलब संविधान की शुरुआत का मतलब 26 जनवरी 1950। कहा गया कि 26 जनवरी 1950 को कौन कौन भारतीय नागरिक होगा, इस बारे में चर्चा की गई कि कौन ऐसा होगा जो भारत का नागरिक होगा इस दिन, संविधान के लागू होने पर। संविधान का लागू इसमें हुआ था, तो इस दिन कौन कौन भारतीय नागरिक होगा। तो उसके लिए प्रावधान दिया गया पहला कि जो भी व्यक्ति है जन्म भारत में हुआ हो, जन्म भारत में, बर्थ इन इंडिया, बर्थ भारत में होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, माता पिता का वंश भारतीय होना चाहिए, माता पिता का वंश भारतीय हो, वंश भारतीय होना चाहिए। मदर फादर हैव इंडियन डिसेंट, मदर फादर मस्ट हैव इंडियन डिसेंट, इंडियन डिसेंट।
डिसेंट, मदर फादर का जो डिसेंट है वो इंडियन होना चाहिए। तीसरा इसके अंदर कहा गया है कि संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से भारत में निवास होना चाहिए। संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से भारत में निवास होने के 5 वर्ष पूर्व से भारत में निवास होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से भारत में निवास होना चाहिए। रिजाइडिंग इन इंडिया 5 years बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से होना चाहिए। ठीक है, याद रखना, ये बात है बेटा आर्टिकल 5 में। होने के लिए इसमें एक और पॉइंटर भी है, लेकिन मैं ऐड नहीं कर रहा हूं। चाहूं तो मैं ऐड कर सकता हूं, पर उसका कोई लॉजिक जो है वो आपको संविधान के भाग 6 में भी देखने को मिलता है। बट चाहो तो लिख लो। चौथा पॉइंट पीसीएस वाले बैचेस में होता है, पर चलो आप तो अपने याद में लिख सकते हो चौथा पॉइंट भी। पाकिस्तान से भारत में आए हो 19 जुलाई 1948 से पहले, पाकिस्तान से भारत आए हो, came from Pakistan to India before 19th of July 1948। ये चीज बेटा यहां पे बताई गई है, चौथा पॉइंट आपको देखने को मिलता है। तो कहने की बात क्या होगी कि अगर कोई ऐसा आदमी होगा जो 19 जुलाई 1948 से पाकिस्तान, 19 जुलाई 1948 से पहले लिखना था यहां, उन्नीस जुलाई 1948 से पहले 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से भारत आए हूं। अगर ऐसा हो तो ठीक है, क्लियर, समझिए। आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, चलो आगे बढ़े। जी हां, ये चौथा पॉइंट है। ओके, इसके बाद आता है बाबू आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 पहले इस चीज को वेरीफाई करता है, 19 जुलाई 1948 से पहले वाली बात को ये वेरीफाई करता है। 19 जुलाई 1948 ही डेट क्यों ली गई? क्योंकि बेटा ये 3 जून प्लान ऑफ माउंटबेटन में व्याख्यात की गई थी। माउंटबेटन का जो 3 जून का प्लान आया था उसमें इस चीज को डेलिब्रेट किया गया था। अब आर्टिकल 6 में बताया गया है पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता, पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता, पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता, सिटीजनशिप ऑफ पर्सन्स केम फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। जो पाकिस्तान से भारत आए लोग हैं उनकी नागरिकता के बारे में चर्चा की गई है। अब बहुत ध्यानपूर्वक आप समझिएगा, इसमें 2 प्रकार की चर्चा है। पहले इसमें समझना, जो 19 जुलाई 1948 से पहले आ गए, 48 से पहले आ गए, वो अलग रहे। जो ऐसे लोग थे जो 19 जुलाई 1948 के बाद आए, 48 के बाद आए, तो इसमें दोनों प्रकार के जो लोग हैं उनके बारे में समझिएगा। जो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आ गए, जो ऐसे लोग थे जो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत के अंदर आ गए, तो उनके लिए कहा गया कि भाई भारत में वह स्वतः भारतीय नागरिक बन जाएंगे। 19 जुलाई 1948 से पहले जो भारत के अंदर आ जाते हैं वो स्वतः भारतीय नागरिक बन जाएंगे। ठीक है, स्वतः भारतीय नागरिक कहलाएंगे। वह 26 जनवरी 1950 को स्वतः भारतीय नागरिक कहलाएंगे, स्वतः भारतीय नागरिक कहलाएंगे।
ठीक है, इनको कुछ नहीं करना है, लेकिन जो बाद में आएंगे उनको परमिट चाहिए होगा, इन्हें परमिट चाहिए होगा, पंजीकरण चाहिए होगा, पंजीकरण व परमिट द्वारा नागरिकता मिलेगी, परमिट द्वारा नागरिकता मिलेगी, परमिट द्वारा नागरिकता, पंजीकरण व परमिट द्वारा नागरिकता मिलेगी, नागरिकता मिलेगी। पंजीकरण व परमिट द्वारा नागरिकता इनको मिलेगी। क्या? पंजीकरण व परमिट द्वारा नागरिकता इनको मिलेगी। तो थोड़ा सा इनके बारे में भी याद रखना, ठीक है। चलो, सिटीजनशिप बाई परमिट एंड रजिस्ट्रेशन, परमिट और रजिस्ट्रेशन के माध्यम से ही उनको नागरिकता मिलेगी ही मिलेगी। तो ये भी थोड़ा जरूरी होगा। तो ये दोनों ही पॉइंटर्स जरूरी हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं संविधान के भाग 7 के बारे में। संविधान का भाग 6 आपने पढ़ लिया, अब इसके 7 भाग के बारे में बात करेंगे। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 7 के बारे में, ठीक है। कितना समय लगेगा बेटा? 6 माह का निवास करना पड़ेगा इसमें, 6 माह का निवास करना पड़ेगा। पंजीकरण के लिए 6 मंथ का वेट करना पड़ेगा, 6 मंथ। पंजीकरण 6 महीने बाद ही करा सकते हैं, डायरेक्टली नहीं करा सकते। अब आर्टिकल 7 में क्या है? भारत से पाकिस्तान गए पर पुनः पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता, ठीक है। चलिए, पंजीकरण परमिट क्या होता है? पंजीकरण तो आप समझते हैं, जैसे आपको कोई एग्जाम भी देना है तो उसके लिए भी आपको पंजीकरण कराना पड़ता है। पर परमिट का मतलब क्या होता है कि जब कोई बॉर्डर पार किया जाता है तो उसमें परमिट की जरूरत होती है। जब बॉर्डर पार किया जाता है तो उसमें परमिट की जरूरत होती है। लेकिन अगर यही काम 19 जुलाई 1948 से पहले कर रहे थे तो परमिट की जरूरत नहीं थी। क्या इंडिया में सिटीजनशिप की कोई फिक्स एज होती है? सिटीजनशिप की कोई फिक्स एज नहीं होती, ठीक है। आर्टिकल 7 हेडिंग डालेंगे। आर्टिकल 7, आर्टिकल 7 डालेंगे हेडिंग। आर्टिकल 7 में क्या है? भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता, भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता, गए लोगों की नागरिकता, नागरिकता यदि वह पुनः भारत आए, यदि वह पुनः भारत आए, यदि वे पुनः भारत आए, भारत आए। सिटीजनशिप प्रोविजन ऑफ पर्सन्स, सिटीजनशिप प्रोविजन ऑफ पर्सन्स केम टू इंडिया, पर्सन्स केम टू इंडिया। तो सिटीजनशिप प्रोविजन ऑफ पर्सन्स केम टू इंडिया, अच्छा सॉरी, वेंट टू पाकिस्तान, वेंट टू पाकिस्तान, वेंट टू पाकिस्तान। जो पाकिस्तान गए लोग हैं ना, उनकी नागरिकता के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो, तो बेटा इसको बहुत ध्यानपूर्वक आप लिखेंगे, बहुत प्यार से। पहला पॉइंट इसमें यह है, ठीक है। पॉइंट बनाने की जरूरत नहीं है। पहला यह है कि इसमें जो ऐसे लोग हैं जो 1 मार्च 1947 से पहले, 1 मार्च 1947 से पहले भारत छोड़ के चले गए थे, जो 1 मार्च 1947 से पहले, सैंतालीस से पहले पाकिस्तान गए थे, पहले पाकिस्तान गए थे, 1 मार्च 1947 से पहले पाकिस्तान गए थे, यदि पुनः आना चाहें तो स्वतः भारतीय नागरिक हो जाएंगे, यदि आना चाहें तो भारतीय नागरिक हो जाएंगे, यदि आना चाहें तो स्वतः भारतीय नागरिक हो जाएंगे, तो स्वतः भारतीय नागरिक हो जाएंगे, स्वतः भारतीय नागरिक हो जाएंगे, खुद से ही भारतीय नागरिक वो बन जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात, जो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गए थे, जो
1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गए, के बाद पाकिस्तान गए, तो उसमें एक दिक्कत आ जाएगी, ठीक है, उसमें एक छोटी सा पॉइंट आ जाएगा। जो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गए हैं, ठीक है, तो इसमें एक बहुत छोटा सा एक पॉइंटर बन जाएगा। उनको भी 6 माह का पंजीकरण, परमिट तथा 6 माह का पंजीकरण चाहिएगा। परमिट व 6 माह का पंजीकरण, परमिट प्लस 6 माह का पंजीकरण, 6 माह का पंजीकरण, ठीक है। तो परमिट भी चाहिएगा इसमें एंड 6 मंथ रजिस्ट्रेशन भी चाहिएगा। परमिट एंड 6 मंथ रजिस्ट्रेशन, परमिट और 6 मंथ रजिस्ट्रेशन यहां पर चाहिएगा, ठीक है। चलिए ओके, चलो अब इसको बेटा इंग्लिश में भी लिख लेना। जैसे बच्चे हैं, जैसे कुछ बच्चों को लग रहा है कि हल्का सा पेस हो गया है, तो मैं थोड़ा सा स्लो डाउन कर देता हूं। मतलब इफ अ पर्सन दैट वेंट टू पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया, if a person that went to Pakistan from India and if he again want to come to India, then there is a provision of Article 7. If he went to Pakistan before 1st of March in 1947 and he came to India, then he'll definitely given Indian citizenship without any kind of further registration or permit. But if he came to India, if he went to Pakistan from India after the date 1st of the March 1947, then he have to present the permit and 6 month registration before the सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। तो कहने की बात क्या है बेटा, कि अगर कोई ऐसा आदमी है जो 1 मार्च से पहले पाकिस्तान गए थे, लेकिन यदि आना चाहते हैं तो स्वतः भारतीय नागरिक हो जाएंगे। लेकिन जो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गए थे, पुनः भारत आना चाहते हैं, तो उनको परमिट चाहिएगा और 6 माह का रजिस्ट्रेशन चाहिएगा, ठीक है। चलिए पता ही समझ में। अब संविधान का आर्टिकल 8, ये भारतीय मूल के लोगों की नागरिकता, भारतीय मूल के लोगों की नागरिकता इसके अंदर बताई गई है। भारतीय मूल के लोगों की नागरिकता, भारतीय मूल के लोगों की नागरिकता, लोगों की नागरिकता, भारतीय मूल के लोगों की नागरिकता, ठीक है जी हाँ। तो इसको बोलते हैं सिटीजनशिप ऑफ पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन, सिटीजनशिप ऑफ पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन, इंडिया ओरिजिन, ये आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है, याद रखना। तो ये सारी बातें आपको इस तरीके से क्लियर हो जानी चाहिए। अब बताओ, आपको ये बात समझ में आई? क्या आपको ये बात समझ में आई मेरे लाल? पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन क्या होते हैं? जैसे मान के चलो मैं विदेश चला जाऊं, लेट्स सपोज इफ आई वेंट टू फॉरेन, ठीक है, मैं विदेश चला गया, तो मैं क्या भारतीय मूल का बन सकता हूं? नहीं बन सकता। रीजन क्या? मैं पीआईओ नहीं बन सकता। इसमें पीआईओ की बात की गई है, इसमें प्रावधान जो दिए गए हैं वो पीआईओ के दिए गए हैं। पीआईओ होते हैं जो भारतीय मूल के होते हैं, पीआईओ पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना बाबू, कि अगर मैं वहां पे चला जाऊं, वहां पे जो मेरे बच्चे इनकेस अगर होते हैं, मैं जाता हूं, ठीक है, तो वो बच्चे भारतीय मूल के होंगे, क्योंकि उनका जो वंश है, उनके पिताश्री का अर्थात मेरा जो वंश है वो भारतीय होगा। तो भारतीय मूल के वो लोग होते हैं। तो जितने ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जो विदेशों में रहकर भारत की रक्षा कर रहे थे, भारत को वित्तीय व्यवस्थाओं से उपलब्धिकरण करा रहे थे, तो उन सभी लोगों के लिए नागरिकता के प्रावधान बनाए गए थे। आज के लिए इतना ही रहेगा। कोई डाउट है तो बता दीजिए। और जो आपकी इकोनॉमिक्स को लेकर आप जिन भी बच्चों के डाउट चल रहे थे, टेंशन मत लीजिए, इकोनॉमिक्स के बारे में मैंने विचार कर लिया है और आपको वो चीजें जल्दी ही देखने को भी मिल जाएगी, ठीक है। यही चाहते थे आप, इकोनॉमिक्स के बारे में यही चाहते थे ना, तो बस टेंशन मत लो, आपकी बातें सर आंखों पर, ठीक है। चलो ठीक है, चलो भाई। विशाल बेटा, डुअल सिटीजनशिप का मतलब होता है, जैसे आप विशाल यादव हो, आप उत्तर प्रदेश से हो, तो आपके पास उत्तर प्रदेश की भी नागरिकता हो और भारत की भी नागरिकता हो, तब आप बनाएंगे दोहरी नागरिकता का प्रावधान, ठीक है। चलो, तो मैंने बता दिया, आई को के लिए मैंने बता दिया ना, मैं देख लूंगा, टेंशन मत लो, आगे की बातें होंगी कल, ठीक है। मजा आया? हाँ, बहुत बढ़िया बेटा, मजा लो, खुल के खेलो। हेलो, दिस इज योर कैप्टन ऑन फ्लाइट बैक। चलो, ठीक है।
ठीक है, हाँ हाँ, मैं या तो वीओडी वगैरह का देखता हूँ या फिर लाइव करा दूंगा, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, अब कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। ठीक है, बाय बाय।